पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में केंद्र सरकार की नीतियों को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एसडीपीआई द्वारा विशाल विरोध जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी शामिल हुए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि धर्म का उपयोग हमेशा समाज को जोड़ने के लिए किया गया है, लेकिन वर्तमान सरकार से तोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने स्वयं कहा है कि भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं और सनातन धर्म के खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा, अदानी के नियंत्रण वाली मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगी, लेकिन जनता को यह समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार केवल अपने फायदे के लिए देश को गुमराह कर रही है। रंगभूमि मैदान में आयोजित इस विशाल जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। सभा में उपस्थित लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और संविधान को लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। देखिए, आपको मालूम होगा कि 2009 में जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त डॉक्टर रहमान खान कमीशन के द्वारा एक वक्फ की रिपोर्ट पेश गई थी, वो वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के खातिर। उसके बाद 2009 में जब चुनाव में बीजेपी सरकार आई तो उनका कहना और उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम रहमान खान रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, जारी करेंगे। किसने कहा था? बीजेपी ने कहा था। ठीक है, तो उसका मतलब उनको मालूम था कि वक्फ बोर्ड में कितने धांधलियां, कितना नाइंसाफी हो रहे, उसको ठीक करके एक अच्छा बनाएंगे जिससे समाज के लिए फायदा होगा। अब वही सरकार 2024 में उसको बहुत सारा चेंजेस करके 14 चेंजेस करके उस वक्फ बिल में इन्होंने पेश किया था। और जब संसद में बहुत बहस हुई तो इन्होंने एक जेपीसी बिठाई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई। उनका काम क्या था कि पूरे देश में फिर के जो अपोजिशन वाले हैं उनसे एक राय तलब करें, उनके क्या उनके मांग है उसको तलब करें। इन्होंने पूरे देश में घूमा और सबसे और हर जगह उनको वही मिला। क्या मिला कि ये बिल के अंदर सही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी तरमीम और चेंजेस चाहिए। उसी दौर में एक और कैंपेन चला कि एक QR कोड देके इसके अंदर एक बहुत बड़े पूरे मुल्क के अंदर एक चलाया गया कि कौन इसके विरोध में है और इसके पक्ष में है। तो विरोध में होने के लिए तकरीबन 7 या 8 करोड़ लोगों ने इसके विरोध में ये भी दिया, वो भी एक सबूत था। इसके बावजूद अभी चंद दिन पहले वो जेपीसी वाले जब पार्लियामेंट में आकर पेश किए तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं किए जो इन्होंने पूछा था, ऐसे ला के उधर पेश कर दिए। तो ये पेश करना तो फिर क्या हुआ, बोले कि इस बिल को बिल की शक्ल में पेश किया जाएगा। अब वो बिल में क्या है? बहुत सारी नाइंसाफी है, संविधान के विरोध है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक जो एक नागरिक को दी गई अधिकार हैं, कई अधिकार हैं, उस अधिकारों में देखेंगे तो सारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम मुसलमान की हैसियत से नहीं बोल रहे, हम संविधान की हैसियत से बोल रहे हैं। आर्टिकल 14 से राइट टू लाइफ से लेके 30 तक। अब उसमें क्या है? सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि ये वक्फ बोर्ड जो है, इस वक्फ बोर्ड की काउंसिल को ही हम खत्म करेंगे, इसको कोई नया नाम देके इसको कमेटी बनाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि इस वक्फ बोर्ड को चलाने के जो लोग होते हैं, जो हमें आर्टिकल 29 और 30 इजाजत देता है कि हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने की, कह रहे हैं कि उस कमेटी के अंदर 2 से 3 हिंदू होंगे। और 3 ये कहा कि इसकी सदारत या इसका फैसला लेना जो मुतवली और जो चेयरमैन और जो बोर्ड का सदर होता है उसको हटा के कलेक्टर को देंगे। और उन्होंने कहा कि जो संपत्ति जो वक्फ की जायदाद में सरकार बैठी है, कुछ बना के कहीं भवन बनाया है, कहीं विधानसभा बनाए, कोई लिए, कोई हमको हर्ज नहीं है, उसका कुछ किराया देना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सारी संपत्ति जो वक्फ की जमीन पर सरकारों ने बनाई है इसको जब्त कर लेंगे। तो ये क्या हुआ है? फिर इसके बाद इसके अंदर एक ट्रिब्यूनल बैठती थी, यानी इसकी निजी मसाइल को कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल थी, वो वक्फ ट्रिब्यूनल उसका फैसला लेगी, वहां पर अदालत चलेगी। उस अदालत को निकाल कर फिर डीसी और कलेक्टर के हाथ में दिया, जबकि कलेक्टर साहब को इतना बोझ है कि वो रेवेन्यू और दूसरे मसाइल को ही हल करने के लिए वक्त नहीं है, तो ये कहां से करेंगे? तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये सब विरोध है। ऐसे तो 14 है, बहुत सारे हैं इसके अंदर, ये सब एकदम अलग है।
लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां हैं, तो सरकार भी उस खामियां को सुधार करने की बात कर रही है, तो फिर इसमें क्या? बिल्कुल अच्छा है, खामियां सुधारने की बोल रहे हैं आप, उसमें फिर बदल के आपका अधिकार लाना, हम कब्जा कर लेंगे, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है? कि आप पेपर दिखाइए। हाँ, पेपर की उसमें कहाँ है? अच्छा, हम बताते हैं कितने मठ हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो जमाना पहले जब राजा महाराजे 100 साल 500-600 साल पहले दी गई थी, क्या उसका कागज है? उनके पास भी कागज नहीं है, क्योंकि वो 700-800 साल पहले दिए। उस वक्त कागज रखने का सिस्टम ही नहीं था, अभी तो आया सिस्टम। तो अगर कानून बनाना है तो सबके लिए कानून है ना। आपके मठ का जो निजाम है उसके अंदर कोई दूसरे 2 मुसलमानों को रखने की मांग करेंगे तो तैयार हैं आप? नहीं है, क्योंकि उनको अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, जो उस अधिकार पे वो अपना चला रहे हैं संस्था है। डीएम के नाम पे क्या? डीएम कौन होते हैं? ये हमारा निजी मसला है, हमारे के जिला के मालिक। हाँ, वो जिला के मालिक, वो रेवेन्यू और दूसरे देखने के लिए। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक्ट है, आर्टिकल 20 और 30 कहता है कि तुम्हारे इदारे, तुम्हारी संपत्तियां चलाने का अधिकार तुमको दिया गया, तुम उसका संभालो, तुम चलो। आप कौन होते इसके अंदर दाखिल देने वाले हैं? इसके अंदर कई चीजें हैं, इसके अंदर खबरस्तान है, ईदगाह है, इसके अंदर यतीम खाने हैं, यानी ऑर्फनेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारी चीजें अगर नहीं दिखाएंगे तो जब्त कर लेंगे। ये क्या है? ये नाजायज तरीके से कर रहे थे, नाजायज तरीके से बुलडोजर लाके फोड़ रहे थे मासूमों को। जब वहाँ रोक टोक आई अदालत में, अब कानून बनाकर हड़प करना चाहते हैं क्या? ये कहाँ सा इंसाफ है? फिर संविधान कहाँ रहा? ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आज मुसलमान है, इसके पीछे लगेगी, इसके पीछे सिख लगेंगे, ईसाइयों को लगेंगे। मैं डॉक्टर महबूब शरीफ, बिहार प्रभारी नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, और हमारे कामले साहब हैं, इनसे भी ये भी आपसे संबोधित करेंगे। उसका सीधा जवाब ये है कि भारत में सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं, सत्ता के बाहर बैठे हुए लोग भी यदि संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको जनता में ले जाकर जनमत का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि ये जनता के विरोधी है। आर्टिकल भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक आर्टिकल लिखे हुए हैं। 25 से लेकर 30 आर्टिकल तक जो बनता है वो वक्फ के बारे में, गुरुद्वारा के बारे में, मस्जिदों के बारे में, मंदिरों के बारे में निर्णय लेना चाहिए। हमारा कोई एतराज नहीं है, मगर आर्टिकल 25 से लेकर 30 आर्टिकल तक का उल्लंघन करके किसी एक कौम के विरोध में SC ST OBC का जनमत बनाने के लिए यदि ये इसका उपयोग और प्रयोग किया जाता है तो SC ST OBC के लोग भी इस आर्टिकल का उल्लंघन होने की वजह से जो संविधान के रक्षक है वो संविधान को बचाने के लिए ये वक्फ बोर्ड के कानून का विरोध करने के लिए रास्ते पर उतरने वाले हैं। JPC में ओवैसी साहब और कई ऐसे बड़े मुसलमान हैं, वो भी तो इसमें काम कर रहे हैं, वो भी तो देख रहे हैं। JPC एक आदमी की नहीं होती है, JPC जो होती है बहुत लोगों की होती है और बहुसंख्यकों का निर्णय अंतिम माना जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग का चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चुन सकती है, क्योंकि 2-1 से जो निर्णय लिया जाता है, पहले 2-2 से लिया जाता था, अभी 2-1 से लिया जा रहा है, ये भी संविधान विरोधी है। तो ये वक्फ बोर्ड का भी निर्णय जो है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा लिया गया निर्णय गलत भी हो सकता है। यदि बहुसंख्यक लोगों ने कहा
कि इस देश के मीडिया को खत्म कर देना है, तो क्या आप लोग इस निर्णय को मानेंगे? क्योंकि वो बहुसंख्यक लोगों ने दिया हुआ है। बहुसंख्यक लोगों ने ये कहा कि इस देश में अछूतों के साथ में मनुस्मृति के आधार पर व्यवहार किया जाएगा, तो क्या बहुसंख्यकों का निर्णय माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान इसको इजाजत नहीं देता। और इसीलिए ओवैसी साहब वहाँ है, बात रखते हैं, मगर जेपीसी में जो लोग बैठे हुए हैं उनका दिमाग मनुवादियों का है। इसके लिए वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, हमारे नुमाइंदे जनता है। जनता के बीच जाकर इस इशू को हम जनमत में बदल देंगे, ताकि जनता सही अपने नुमाइंदे संसद में भेजे। मैं BM कामले, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मुंबई।